नाज़रीन आदाब, अली वारसी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। गर्मी बहुत है, मेरा भी पसीनों से बुरा हाल हुआ हुआ है, लेकिन ख़बर ही ऐसी थी, मैंने कहा कि आवाम तक फ़ौरी तौर पर पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। वो ख़बर वाक़ई बहुत सीरियस ख़बर है। जनाब IAEA जो कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, इसकी जानिब से एक रेजोल्यूशन जो है वो सामने लाई गई है। यूनाइटेड नेशंस की एक ऐसी एजेंसी जो कि चेक करती है कि दुनिया के अंदर जो नॉन प्रोलिफरेशन यानी कि जो न्यूक्लियर मवाद है इसके फैलाव के को रोकने के हवाले से जो इकदाम करने वाली एजेंसी है, इसके 35 या 32 मेम्बरान हैं, मेम्बरान ममालिक हैं, और इनके सामने एक रेजोल्यूशन पेश की गई जिसके अंदर ये बताया गया कि ईरान के 2019 से लेकर अब तक IAEA के बहुत से सवालात हैं जिसका जवाब देने से ईरान कासिर है। और इनमें सबसे बड़ा जो इल्ज़ाम है वो ये है, या आप कह लीजिए कि फाइंडिंग है, वो ये है कि ईरान ने यह बताने से कासिर है कि ईरान के अंदर मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसी जगहों पर जो कि ऐसी साइट्स हैं जिसके बारे में IAEA को इत्तला नहीं थी, वहाँ पर यूरेनियम की मवाद जो है वो मौजूद रहा है और वो डिटेक्ट हुआ है उनकी मुख्तलिफ जो उन्होंने सर्वेलेंस की है उसके अंदर, और उसके बारे में ईरान बताने से कासिर है कि ये यहाँ पर कैसे आया। ये जो ममालिक हैं इनके सामने ये रेजोल्यूशन रखी गई, और इन ममालिक ने जो रेजोल्यूशन है वो 19 के मुकाबले में 3 वोटों से जो रेजोल्यूशन है वो पास हो गई ईरान के ख़िलाफ़। इन 19 ममालिक में बहुत से ममालिक शामिल हैं, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन जिन लोगों ने उसके ख़िलाफ़ वोट दिया रेजोल्यूशन के, या ईरान के हक़ में वोट दिया, वो सिर्फ 3 ममालिक हैं, रूस, चीन और बर्किना फ़ासो। जबकि 11 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने एब्सटेन किया। इनमें से 5 के नाम पाकिस्तान समेत मैं बता सकता हूँ। इंडोनेशिया है, आर्मीनिया है, इजिप्ट है, और साथ साथ अल्जीरिया है। ये 5 ममालिक के बारे में कन्फर्म है। टोटल 11 ममालिक हैं जिन्होंने ईरान के ख़िलाफ़ इस रेजोल्यूशन में एब्सटेन किया, यानी कि किसी साइड पर वोट नहीं दिया। इवन इफ़ दे हैड वोटेड इन ईरान्स फेवर, ये रेजोल्यूशन पास हो गई थी 19 और 14 से कम अज़ कम। ये जो बात है उसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है कि एक बहुत बड़ा एक भूचाल है जो कि ख़ित्ते के अंदर आने जा रहा है। आपको पहले ही पता है कि आपको, आई होप कि आपको इस बात के बारे में इल्म होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ने अपने जो मिडल ईस्ट के अंदर मुतादिद ममालिक से अपना जो स्टाफ़ है, डिप्लोमेटिक स्टाफ़ है, उसको बहुत हद तक कम कर दिया है पिछले कुछ दिनों में, जिससे लग रहा है कि स्ट्राइक्स की तरफ बात जा सकती है। नाउ स्ट्राइक्स पर जाने से पहले ये बात तो मैं आपको बता दूं कि जो ईरान है वो ये कहता है कि ये जो रेजोल्यूशन है इसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं है, इसकी कोई टेक्निकल वैल्यू नहीं है, और हम इसको जो है वो, मतलब एक तरह से ईरान का जो प्रेस टीवी है वो ये कह रहा है कि ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अलबत्ता ईरान और अमेरिका के दरमियान इस वक्त कुछ मज़ाकरात जारी हैं ओमान के अंदर, और उसका जो छठा राउंड है वो इस वक्त होने जा रहा है इतवार के दिन ओमान में। और ईरान ने ये थ्रेटन किया कि अगर उससे पहले हमारे ऊपर सैंक्शंस लगाई गई इस IAEA की फाइंडिंग और इस रेजोल्यूशन की बुनियाद पर, तो हम इस के अंदर नहीं आएंगे, इस टॉक्स का हिस्सा नहीं बनेंगे। और ये भी याद रखें कि डोनाल्ड ट्रंप अब से कुछ दिन पहले कह चुके हैं कि कि ये जो ईरान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं और जो हमारी जो एक नेगोशिएशन चल रही है ये ब्रेक डाउन हो सकती है। ही सेड कि मैं पहले के मुकाबले में कम कॉन्फिडेंट हूँ कि ये हम डील कर पाएंगे। स्टीव विटकॉफ जो कि ट्रंप की तरफ से इस सारे मामले को देख रहे हैं, उनसे मुलाकात के लिए इसराइल की जो मिनिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटेजिक अफेयर्स है, उसके मिनिस्टर और साथ मोसाद के जो चीफ हैं, ये 2 अफराद जाकर मिलेंगे विटकॉफ से बिफोर दी टॉक्स ऑन संडे। जिसका मतलब ये है कि ये मज़ीद जो मामला है वो बहुत तेज़ी से, क्योंकि इसराइल ने ये कहा है कि इसके ऊपर फौरी तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी को डिसाइसिव एक्शन लेने की ज़रूरत है। पाकिस्तान का इसमें क्या एंगल है वो भी मैं उस तरफ भी आता हूँ, मगर पहले मैं ये बता दूँ कि ईरान का मैंने आपको व्यू बताया, अमेरिका का व्यू बताया, इसराइल का व्यू बताया। ये रिपोर्ट्स ऐसी आ रही हैं कि इसराइल जो है वो ईरान के ऊपर स्ट्राइक्स करने जा सकता है, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप के ये अल्फाज बहुत अहमियत के हामिल हैं कि आई विल नॉट लेट ईरान मेक एन एटॉमिक बॉम्ब, यानी न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने में नहीं दूंगा। जंग के वो खिलाफ है, अभी तक वो ये कहता आया है, वो कहता है मैं प्रो पीस हूँ मैं, और हो सकता है वो बूट्स ऑन ग्राउंड वाली बात ना हो, लेकिन उसका एक मर्सेनरी मौजूद है खित्ते के अंदर और वो पूरी तरह से ऑब्लिटरेट कर चुका है गज़ा को। तो ऑब्वियस सी बात है कि इट कैन गो अहेड एंड डू समथिंग टू ईरान एज वेल। आप पाकिस्तान की अब यहाँ पर एंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देखिए, पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ हैं उनको सैटरडे के दिन, आप देखिए कि इतवार को मीटिंग है विटकॉफ की विद इरानियन काउंटर पार्ट्स ओमान के अंदर, और सैटरडे को पाकिस्तान के आर्मी चीफ को दावतनामा पहुंच चुका है 250वीं जो अमरीकी फ़ौज की सालगिरह है उसके लिए। और आर्मी चीफ वहाँ पर परेड में मौजूद होंगे। दुनिया के कुछ आर्मी चीफ्स हैं जो कि अमेरिका के एलाइज़ हैं, उन आर्मीज़ के चीफ्स को वहाँ पर बुलाया गया इस परेड में जो है वो देखने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए। आसिम मुनीर इज़ वन ऑफ देम।
अब आसिम मुनीर को इस मौके पर बुलाना, देखिए 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की पॉलिसी ईरान के हवाले से क्या है? पाकिस्तान की पॉलिसी पाकिस्तान के ईरान के साथ 10 इख्तलाफात हो सकते हैं, वो हैं, लेकिन पाकिस्तान इज़ नेवर गोइंग टू लेट इट्स सॉइल बी यूज्ड अगेंस्ट ईरान। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो 2015 की है, जब सऊदी अरेबिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान को ये कहा कि आप यमन में अपनी फ़ौज भेजें, और पाकिस्तान ने भेजने से इनकार कर दिया। दिस वॉज अ ह्यूज मूव। नवाज शरीफ को कहा जाता है कि इट कॉस्ट हिम हिज जॉब, हिज प्राइम मिनिस्टर, हिज थर्ड प्राइम मिनिस्टरशिप। और साथ साथ पाकिस्तान, लेकिन अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को डायरेक्टली बुलाने पर इनकार कर सकता है ईरान की एक प्रॉक्सी के खिलाफ जंग के लिए, तो अमेरिका को ईरान के खिलाफ डायरेक्ट जंग के लिए तो सवाल, यानी सऊदी अरेबिया की जो पोजीशन है पाकिस्तान की हायरार्की में, वो अमेरिका से ऊपर है। पाकिस्तान का वो एक बहुत करीबी सियासी, इक्तसादी और एक मिलिट्री पार्टनर है सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान को बहुत, आप समझिए कि एक तरह से इट इज़ एन ऑल वेदर फ्रेंडशिप, जस्ट लाइक चाइना। तो पाकिस्तान की प्रायोरिटी लिस्ट में सऊदी अरेबिया बहुत ऊपर है। तो अगर पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को इनकार कर सकता है, एक प्राइम मिनिस्टर अपनी नौकरी खो सकता है इस चक्कर में, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनको कि वो अब अगर अमेरिका ये कहेगा कि ईरान के ऊपर हमला करना है, अगर हुसीज़ पर हमला नहीं कर सकता पाकिस्तान उनके कहने पर, वो भी एक 39 ममालिक की फ़ौज के साथ मिलकर, तो अब ये ईरान के ऊपर हमला कैसे होने देगा, जबकि पाकिस्तान को खुद भी पता है। लेकिन एट द सेम टाइम बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान कर सकता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान ईरान का एक्टिवली साथ ना दे। अब उसका मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान की फ़ौजें जाकर ईरान के अंदर लड़ना शुरू कर देंगी। अव्वल तो पहले यही नहीं पता हमें कि जंग होगी या नहीं। लेकिन अगर जंग होती है तो उस सूरत में, क्योंकि देखिए ये डिप्लोमेट्स का वहाँ से निकलना, ये रेजोल्यूशन इस मौके पर आना, टॉक्स के दरमियान ये सब कुछ होना, इसराइल का ये कहना कि हम हमला कर देंगे, ये सब चीज़ें जो जा रही हैं वो एक ही सिमत में जा रही हैं। इससे बीच में कहीं पर, और ईरान कह रहा है, और ईरान भी पूरी तरह से जो है ना वो खड़ा हुआ है, वो कह रहा है मैं नहीं किसी की बात मानूंगा, मैंने पीछे नहीं हटना। अगर ये सारी सूरत हाल बरकरार रहती है तो उस सूरत में ईरान का 9 मई होने वाला है किसी भी टाइम। तो उस सूरत में पाकिस्तान के ऊपर क्या ऑब्लिगेशंस होंगी? पाकिस्तान को, जाहिर सी बात है, अमेरिका ये चाहेगा कि पाकिस्तान को ज़रा अपने आप के करीबी रखे ज़्यादा से ज़्यादा। चीन के, क्योंकि आपको पता है चीन और रूस ने इस वक्त ईरान के हक में वोट दिया है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान और चीन इतने करीब हों कि चीन के कहने पर पाकिस्तान ईरान की हेल्प करने खड़ा हो जाए, अपने सॉइल को ईरान को हेल्प। अब ईरान का, पाकिस्तान का सॉइल ईरान के लिए कैसे यूज़ हो सकता है? 2 चीज़ें हो सकती हैं। पहली बात तो ये है कि जब हमने देखा कि शाम के अंदर जब जंग हुई, तो हमने देखी ज़ैनबियून और फ़ातिमियून जैसी जो ग्रुप्स हैं वो सामने आए, और इन ग्रुप्स ने पाकिस्तान से रिक्रूटमेंट की। यहाँ से लोग जो हैं वो लड़ने के लिए शाम गए और इराक़ में भी लड़े। तो ये बड़ी ख़तरनाक एक डेवलपमेंट हो सकती है। तो पाकिस्तान को एक तो इन ग्रुप्स के ऊपर सख्त एक्शन लेने के लिए अमेरिका जो है वो कन्विंस कर सकता है। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि पाकिस्तान को ये कहे कि ईरान को वहाँ पर जो बलूचिस्तान के अंदर ऐसी जगहें हैं जहाँ से ईरान जो है वो क्या कहते हैं पाकिस्तान के सॉइल को यूज़ कर सकता है विदाउट पाकिस्तान नॉलेज, तो उसको भी पाकिस्तान फर्मली उसके ऊपर क्रैक डाउन करे। तीसरी चीज़ क्या हो सकती है कि चीन की कोई सप्लाईज ईरान तक पाकिस्तान के थ्रू ना जाएं, और ईरान का जो तेल है वो पाकिस्तान के थ्रू चीन तक ना जाए। तो पाकिस्तान अगर न्यूट्रलिटी कहता है, तो न्यूट्रलिटी में ये भी हो सकता है कि पाकिस्तान ईरान को अपना सॉइल नहीं यूज़ करना देगा, लेकिन पाकिस्तान अपने सॉइल को ईरान के हक में भी इस्तेमाल नहीं होने देगा कि वो कोई पेट्रोल जा सकता हो, वहाँ से तेल जा सकता हो, वहाँ पर कोई आर्म्स जा सकते हो, किसी भी सूरत में उसका साथ ना दे सके। उसकी वजह से ही आप देख रहे हैं कि पिछले बहुत दिनों से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की भी तारीफ़ें हो रही हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की भी तारीफ़ें हो रही हैं, पाकिस्तान की भी तारीफ़ें हो रही हैं। और ये बड़ा पुराना इनका तरीका है। 1962 में भी पाकिस्तान को जो है ना वो, उस वक्त जॉन एफ कैनेडी ने यही कहा था कि मैं कश्मीर का मसला हल करा दूंगा, आपने चीन का साथ नहीं देना। तो अभी भी वो यही कह रहे हैं कि जी मैं कश्मीर का मसला हल करा दूंगा, आपने ईरान का साथ नहीं देना। ये बेसिकली एक प्लॉय है। और अब पाकिस्तान इसको किस तरह से नेविगेट करता है, जाहिर सी बात है मैं तो नहीं चाहूँगा कि अगर ईरान के ऊपर हमला होता भी, अव्वल तो कोई भी नहीं चाहेगा कि ईरान पर हमला हो, लेकिन पाकिस्तान को बहुत केयरफुल होना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर। क्योंकि आपको याद है मैंने कुछ अर्से पहले इंटरव्यू किया था डॉक्टर नसीम अशरफ का, और उन्होंने ये कहा था कि जिस वक्त अफगानिस्तान के ऊपर हमला हुआ तो जो अमरीकी इंतज़ामिया थी वो इस तरह से देख रही थी इसको कि अलकायदा, तालिबान, पाकिस्तान सब कुछ एक ही है। They did not consider Pakistan separate, and Pakistan had to make an effort to tell America कि हम सेपरेट हैं, हम आपका साथ दे रहे हैं अलकायदा और तालिबान के खिलाफ। और जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है वो बड़े खुश हो गए। डॉक्टर नसीम अशरफ ने बताया कि वही परवेज़ मुशर्रफ का पैगाम डॉक्टर जॉर्ज बुश के लिए लेकर गए थे। तो इस वक्त भी पाकिस्तान को स्पेशली बहुत केयरफुली अपने आप को डिस्टेंस करना पड़ेगा ईरान से। ये फातमियों और ज़ैनबियों जो ग्रुप्स हैं जो कि उन्होंने इसको फौरी तौर पर, बेशक आप इसको फ्रीडम स्ट्रगल कहें, आप कहें कि जी ये एक अपना डिफेंस कर रहे हैं इरानियंस, वो सब अपनी जगह, लेकिन पाकिस्तान की तो पहली बात यह है कि कोई इसमें लड़ाई में हिस्सा नहीं है। दूसरी बात यह है कि
इन ग्रुप्स को फौरी तौर पर ब्रांड किया जाएगा टेररिस्ट, और चाहे आप इसको टेररिस्ट समझें ना समझें, मैं समझूं ना समझूं, दुनिया इसको टेररिस्ट समझना शुरू कर देगी। जब दुनिया टेररिस्ट समझना शुरू कर देगी तो पाकिस्तान पहले ही टेररिज्म के लिए माशाल्लाह दुनिया भर में मशहूर है, मारूफ है, मकबूल है। तो वो एक मरतबा फिर उस बयानिए की कबूलियत जो है वो बढ़ जाएगी कि पाकिस्तान फिर से दहशतगर्दों को पनाह दे रहा है। सो पाकिस्तान विल हैव टू बी वेरी केयरफुल। और अभी हमारी दुआ यही होनी चाहिए कि ईरान के साथ ही कोई मामला सेट हो जाए इतवार के दिन, ईरान थोड़ा सा पीछे हट जाए, थोड़ा सा अमेरिका पीछे हट जाए, मगर जो दोनों की पोजीशंस हैं, ईरान कह रहा है कि हम इससे पीछे नहीं हट सकते, हमने न्यूक्लियर एनरिचमेंट करनी है। ईरान ने इस वक्त भी इसके फौरी बाद ऐलान किया है कि हम एक नई साइट न्यूक्लियर एनरिचमेंट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं, और उधर हम ज़्यादा न्यूक्लियर वो यूरेनियम एनरिचमेंट के लिए कर रहे हैं। और यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो हम IAEA के साथ कंप्लायंस होगी और उसको पूरी एक्सेस मौजूद होगी। तो ये एक तरह वो डिप्लोमेटिक अंदाज में ये कह रहे हैं कि हम बाज नहीं आने वाले। तो ये जो सब कुछ हो रहा है इसकी वजह से, और UAE और US का अपने खित्ते से सबको हटाना, पाकिस्तान के साथ एकदम से मोहब्बतें और पींगे बढ़ जाना, सब कुछ पॉइंट कर रहा है कि देयर इज़ गोइंग टू बी अ वॉर इन द रीजन अगेन, एंड दिस इज़ गोइंग टू इन्वॉल्व पाकिस्तान प्रॉबेबली इन वन वे और दी अदर। तो फिलहाल के लिए यही सूरत हाल है। अभी देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अली वारसी को फिलहाल के लिए नए दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। आदाब।